जय श्री राम। गुरुवार गुरु ज्ञान ज्योतिष की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर होगा, जहां अभी तक हमने ज्योतिष के कुछ बेसिक जानकारी और पिछले वीडियो यानी लेक्चर 2 में देखें, तो हमने यहाँ पर आपको ज्योतिष के भावों से जानकारी दिलाई कि भाव, घर या मकान ये क्या है और इनके अंदर कौन कौन रहता है। आज इस भावों की स्थितियों को और आगे बढ़ाते हैं कि इन भावों के कुछ विशेष नाम जो कि शास्त्रों में दिए हुए हैं और जो विशेष तौर पर आपके जीवन में लागू भी होते हैं। कि कौन से भाव को, ये तो बोल दिया कि ये पहला भाव है और ये दूसरा है, ये 10वां है और ये 12वां है, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती कि उस पहले भाव के अंदर ये है और 12वें भाव के अंदर ये सब कुछ है। उन भावों के अंदर और भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसको शास्त्र ने अलग अलग नाम दिए हैं और वो अलग अलग नाम कैटेगरी वाइज दिए हैं। उनके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण दिया है उन्होंने कि ऐसा क्यों कहा हमने, क्यों इस भाव को हम ऐसा नाम दे रहे हैं, उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रेडिक्शन में काम आती है। इसलिए किसी भी भाव से संबंधित अच्छे फल और किसी भी भाव से संबंधित खराब जो स्थितियां हैं वो तभी लागू होती हैं जब वैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में बन जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा बहुत बार नॉर्मली मारक भाव। किसी पंडित ने कहा आपको मार्केश की दशा चल रही है, आपको मारक भाव की दशा चल रही है। तो मारक तत्व सिर्फ मारक तत्व नहीं है, वो हमारे जीवन में एक वो समय है जो हमको कष्ट देता है, लेकिन उसका जो नाम है वो सबसे खराब है। उसको नाम इस तरीके का दे दिया, बोल दिया ये तो मारक है। और मारक से अच्छा खासा व्यक्ति डरता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति विशेष कुछ भी हो, वो अपनी आयु से बड़ा प्यार करता है कि प्रभु मैं ठीक रहूं, मुझे मरने से डर लगता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति भाव से, मोह से, बंधनों से बंधा हुआ है। वो अपने बारे में भी सोच रहा है तो परिवार के बारे में भी सोच रहा है। तो सबसे पहली शुरुआत मैं यहाँ कर रहा हूं मारक भावों से, कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो ये दूसरा भाव है और ये 7वां भाव है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था भाव फिक्स होते हैं कि हर एक भाव है, उस भाव का एक वातावरण है और उस भाव का एक मालिक होता है। वो मालिक चेंज होता रहता है, घर वहीं का वहीं रहता है, मालिक चेंज होता रहता है। शास्त्र के हिसाब से दूसरे और 7वें भाव को मारक भाव कहा गया कि मारक भाव या उसमें बैठे हुए ग्रह या उस भाव का स्वामी अपनी दशा अंतरदशा के अंदर मारक जैसे तत्वों को उत्पन्न कर सकता है। बृहस्पति नियम यह है कि आपको उस दौरान, अगर हम पूर्ण मारक की बात करेंगे तो आयु का खंड खत्म होना चाहिए। किसी की आयु है 70 साल कुंडली के कैलकुलेशन के हिसाब से, और मार्केश की दशा 30 साल की आ गई और पंडित जी ने कहा आपको मार्केश की दशा चल रही है, इसका मतलब उनको देखने में कमी है, या फिर उनके मन में खोट है कि इसको मारक से नाम से डरा कर कुछ पैसे लिए जाए। लेकिन मारक तत्व का मतलब यह है कि अगर आपको मारक से संबंधित दशा चलती है, हालांकि एक बहुत बड़ा विषय है, मैं सिर्फ भावों के बारे में बात कर रहा हूं। भविष्य में हम आगे जब क्लासेस चलाएंगे तो मैं मार्केश का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, कि सिर्फ मार्केश के चैप्टर को पढ़ाने के लिए हमें बहुत समय चाहिए। लेकिन यहाँ हम उन भावों से अवगत करा रहे हैं कि हम दूसरे भाव को ये भी जानते हैं कि धन है, कुटुंब है, परिवार है, बोलचाल है, वाणी है। तो ये एक मारक भी है, इसमें एक मारक तत्व भी छुपा हुआ है, क्योंकि दूसरा भाव और 7वां भाव मार्केश है। इसके पीछे रीजन ये भी है कि भी 8वां घर हमारा आयु का है। 8वें घर से अगर 7वां घर देखें तो दूसरा, अगर हम गिनती गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8वें घर से गिनती गिनते हैं दूसरे घर को, तो हमें मिलता है दूसरा घर, यानी 8वें घर से 7वां, और लगन से 7वां ऑलरेडी
सातवां भाव है, और वही सातवां भाव आठवें घर से 12वां भाव भी कहलाता है। इसलिए आपको भाव गिनने जरूर आने चाहिए। कि हमें काउंटिंग कैसे करनी है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, और किस तरीके से उसको शुरुआत करनी है। इसी तरीके से सातवें भाव में विवाह भी है, वैवाहिक संबंध भी है, कार्य क्षेत्र भी है, नौकरी भी है, लेकिन एक तत्व इसमें मारक तत्व भी है। वो डिपेंड जब ही करेगा कि ये मार्केश कब बनेगा, और ये मार्केश नहीं बनेगा ये निर्भर करेगा कि आपका आयु का खंड पूरा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ज्योतिष के जानकारों के लिए इसको सिर्फ एक जानकारी के रूप में ध्यान रखें भी दूसरा और सातवां मारक भाव कहलाते हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव से सप्तम भी है और अष्टम भाव से 12वां भी है। इसको एक खर्च का स्थान भी, कि 8वें से 12वां स्थान जो है वो 7वां है, मेरी आयु का खर्च है। ठीक है। और अगर आप दूसरे और 7वें घर को काउंटिंग करोगे तो आप ये देखिए, ये दूसरा है और ये 7वां है। इन दोनों को अगर एक दूसरे से गिनोगे तो ये एक दूसरे से छठे और 8वें गिनते हैं। क्या आप इससे इसको गिनोगे तो ये छठा है, और इससे इसको गिनोगे तो ये 8वां है। इसलिए ये दो भाव ज्योतिष शास्त्र में मारक, और भी बहुत सारी चीज मार्केट से संबंधित तत्व है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक में इसको यही कहा गया कि दूसरे और 7वें भाव को मारक कहते हैं। दूसरे और 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह अपनी दशा अंतर दशा आने पर मारक जैसा रोल उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरे और 7वें भाव के स्वामी मार्केश तत्व देने में सक्षम है, जिसमें दूसरा भाव प्रबल मारक है और दूसरे नंबर पर 7वें भाव को प्रबल मारक कहा गया है। कैटेगरीज वही है कि आप अभी से ज्योतिष लगाना शुरू कर देंगे जब आप बेसिक सीख रहे हो और आपको दूसरे घर की दशा आ गई और आप जी मुझे तो मृत्यु की दशा आ गई है, तो ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है। मैं इसको ऐसा नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ये ज्योतिष छोटे विषय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसलिए जिसको जितना हम आपको समझा रहे हैं उसको उतना समझे कि आपको ये चीजें टिप्स पे याद होनी चाहिए। कि हम अगर किसी की 60-65 साल वर्ष की व्यक्ति की उम्र देख रहे हैं और उसका आयु का खंड कम है और मारक की दशा आ गई, तो हमें चेतावनी देनी जरूरी है। ना कि 20 साल के लड़के को दूसरे घर की दशा आया, 7वें घर की दशा आ गई और मारक हो गया। हमने देखा कि 26 साल का लड़का है, 7वें घर की दशा होगी और 7वें घर में विवाह है, आप मारक मारक चिल्ला रहे हैं और वहां उसकी शादी हो गया और उसका रिश्ता पक्का हो गया। तो क्या हुआ, आपकी प्रेडिक्शन भी गलत होगी और आप एक वहां परिहास का कारण भी बनेंगे कि आपकी हंसी उड़ाई जाएगी कि ये तो सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से ही बैठे हैं, तो लोगों को ठगने के चक्कर में लगे हुए। ठीक है, तो ये था हमारा मारक भाव जिसको हमें जानना चाहिए। अब आता है त्रिक भाव। त्रिक यानी त्रिक मतलब अशुभ, दुस्थान, खराब स्थान, ये त्रिक भाव होते हैं। शास्त्र में 3 भावों को त्रिक भाव कहा गया। पहला छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। लगन से छठा भाव जिसको रोग ऋण और शत्रु के लिए जाना गया। लगन से 8वां भाव जिसको मृत्यु, आयु, अशुभ समाचार, अड़चन, दुविधाएं, परेशानी के लिए जाना गया। लगन से 12वां भाव जिसको खर्च, नुकसान, जेल, अस्पताल, आश्रम, विदेश में जाके कष्ट होना, ये 12वें घर से आता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगन से छठा, 8वां, 12वां भाव दुस्थान, त्रिक भाव, खराब भाव कहलाते हैं। यानी भविष्य में अगर हम ये वर्ड यूज करें कि त्रिक भाव का स्वामी है, तो आपको एक बार में क्लिक होना चाहिए कि त्रिक भाव मतलब 6, 8, 12 भाव के स्वामी। शास्त्र के अनुसार 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए ग्रह और उनके स्वामियों की दशा अंतरदशाएं जीवन में कष्ट दे सकती हैं। जिस प्रकार से लग्न से 6, 8, 12 भाव होता है, उसी प्रकार से हर किसी भाव से 6, 8, 12 भाव भी होता है। ठीक है, ये बात आपको फलित ज्योतिष में आगे काम आएगी। इसलिए ज्योतिष को सहजता से सीखें कि अगर लगन से छठा, 8वां, 12वां भाव है तो ये बेसिक चीज है। लेकिन अगर हम 7वें घर पे उंगली रखते हैं तो 7वें घर से 12वां घर जो होता है वो छठा हो जाता है, दूसरा घर जो होता है वो 8वां हो जाता है, और जो छठा भाव है वो 12वां हो जाता है। यानी हर भाव के भी 6, 8, 12 हैं। लेकिन ज्योतिष के जो प्रिंसिपल्स हैं
उन सब की जो जानकारी है वो लगन से ही मानी गई है। लगन को ही आधार माना गया, क्योंकि लगन में हम स्वयं बैठे हुए, हमारा शरीर लगन में है। तो लगन से 6-8-12 भाव त्रिक भाव है, दुस्थान है, खराब स्थान है। इनमें बैठे हुए ग्रह या इनके स्वामियों की दशा जीवन में कष्ट देने में सक्षम होती है। अब हम बात करते हैं त्रिषडाय भाव। त्रिषडाय, त्रि षड आय। हमने बताया था कि तीसरा भाव, इसको संस्कृत में त्रि बोलते हैं, छठे घर को षड बोल दिया, 12वें 11वें भाव को आय बोल दिया। तो ये क्या है? त्रिषड आय भाव। ज्योतिष शास्त्र में इन 3 भावों को भी अशुभ भाव माना गया कि तीसरा, लगन से तीसरा अगर हिम्मत, साहस, पराक्रम देता है, लाइफ में ट्रैवलिंग देता है, स्ट्रगल देता है, तो तीसरा घर हमारी क्षमताएं हैं। इसको दोनों तरीके से समझाऊंगा मैं भी आपको कि शास्त्र कहता है त्रिषड आय। छठा घर वही त्रिक भावों में भी था ये। अब छठे घर में रोग, ऋण, शत्रु भी है, तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर ये भी है। तो 6th हाउस क्या हुआ? फिर से एक कॉमन भाव निकल के आया कि भाई ये छठा भाव तो त्रिक में भी था और ये त्रिषड में भी हो गया। और फिर होता है 11वां भाव, जिसको लाभ का और प्राप्तियों का, इनकम का भाव कहते हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लो कि जितने भी लोगों ने जीवन में राइज किया, आप उनकी गाथाएं सुनो, उनकी जीवनी पढ़ो, उनके बारे में जानो, तो वो सारे के सारे लोग तीसरे और छठे घर में डुबकी लगा के आए कि जब तक उन्होंने कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, अपने तरफ से कुछ अलग नहीं किया, कुछ हटके करने की कोशिश नहीं की, जीवन में रोग नहीं आए, ऋण नहीं आए, शत्रु नहीं आए, कंपटीशन नहीं आया, तब तक 11वें घर यानी लाभ तक वो पहुंचे नहीं। यानी एक बात और है कि अगर जीवन में अपने बल पे कुछ कमाना है तो तीसरे और छठे घर से डुबकी लगानी पड़ेगी, तभी आपको ये होगा। इसलिए आप त्रिषडाय को अशुभ मानोगे या शुभ मानोगे, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको शुभ मानते हो तो ये आपको पॉजिटिविटी देता है कि भैया मुझे तो अगर जीवन में जिसको सक्सेस होना है, और हर व्यक्ति जो जीवन में सक्सेस हुआ उसको चीजें ऐसे ही नहीं मिली, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, वो उनकी जिंदगी से पूछो कि वो कहां से कहां तक पहुंचे। आप किसी आम इंसान से पूछो कि जो आज महीने में लाखों रुपए कमा रहा है, उसका बेस जानो, तो आपको पता लगेगा कि भाई इसकी कहानी यही नहीं है, ये तो एक बड़े स्तर से जमीन रूप से तैयार हुआ है। कि आज कोई बच्चा अगर इंडिया टीम में सिलेक्शन होता है तो उसके माँ बाप से पूछो कि 5 साल की उम्र से उसे अपनी साइकिल पे बिठा के बाप खींच रहा है। वो बच्चा धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में प्रैक्टिस नहीं छोड़ रहा है, और वो मेहनत करके धीरे धीरे करके उसके माँ बाप उसके साथ में सपना देख रहे हैं कि एक दिन हमारा बेटा अंडर 16 में सिलेक्शन हो गया, 19 में सिलेक्शन हो गया और अब टीम इंडिया में चला गया। कहां से आती हैं चीजें? ये 3-6 से आती हैं, तभी 11 होता है, तभी 11वें घर में सम्मान मिलेगा। 11वें घर में डायरेक्ट सम्मान मिलेगा तो वो तो वही है बस कि राजा के घर में बेटा पैदा हुआ और वो राजकुमार हो गया। बाकी उसको पता ही नहीं कि मेरे फादर ने, राजा ने कितनी लड़ाइयां लड़ी और क्या हुआ, कैसे हुआ। इसलिए 3-6-11 को आप अच्छा मानते हो या खराब मानते हो, आप पे डिपेंड करता है। शास्त्र इसको अशुभ कहता है, लेकिन मैं कहता हूं बिना इसके बन नहीं सकते आप, बिना इसके आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भावों में से जो भाव है वो होते हैं 3-6-11। अगर इसमें बैठे हुए ग्रह की दशा आ जाए कि कोई ग्रह इसमें बैठा है, कोई ग्रह इन भावों का स्वामी है, उसकी दशा अंतर दशा आ जाए, तो आप समझ जाओ कि वो आपसे कह रहा है कि भाई दशा 3-6 की है, ये आपसे कुछ एक्स्ट्रा चाहती है, और जब ये एक्स्ट्रा चाहेगी तो एक्स्ट्रा हटकर देगी भी आपको। इसलिए भावों से डर के ना, उसको समझने की जरूरत है। हमारे अगले भाव आते हैं जिसको शास्त्र में उपचय भाव कहा गया। उपचय भाव, उपचय का मतलब है वृद्धि या ग्रोथ। अब इसके अंदर एक बिल्कुल एक कॉमन सी चीज है। हमने देखा कि 3, 6 और 11 ये त्रिषणाय भाव है, लेकिन महर्षि पराशर जी ने इसमें 10वें घर को और जोड़ दिया। 3, 6, 10, 11
जहां 3 6 11 को उन्होंने खराब कहा, वहीं 3 6 10 11 को इन्होंने उपचय कहा। अब इसमें उपचय का मतलब है वृद्धि या ग्रोथ। अब वृद्धि या ग्रोथ का सीधा सीधा तात्पर्य आता है कि इससे 10वां घर जुड़ गया। और 10वें घर के कार का तो यदि आपको याद हो तो मैंने कहा था कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, यश, मान, सम्मान, कीर्ति, समृद्धि, प्राप्तियां, कि मैंने अपने जीवन में अपने खुद के बल पर चीजों को स्थापित किया है। यहां से अगर इसमें 10वां घर जुड़ जाता है तो ये 3 6 10 11 हो जाते हैं। यानी सिर्फ 10वां घर जुड़ने से ये वृद्धि हो रही है और 10वां घर हटाने से ये अशुभ हो रहा है। यानी जो चीज मैंने आपको अभी उपचय 3 6 11 में समझाई थी कि आप इसको क्या समझते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर इसमें 10वां घर जुड़ रहा है तो इसका मतलब सीधा है कि ये व्यक्ति जीवन में स्टेप बाय स्टेप राइज करेगा, चाहे कितने भी खराब परिवार में, कितने ही गरीब परिवार में पैदा हुआ हो। लेकिन अगर हॉरोस्कोप के अंदर आपके प्लेनेट 3 6 10 11 में बैठे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आप बेस से ऊपर पहुंचोगे। दूसरी बात, अगर कुंडली में 3 6 10 11 के स्वामी ग्रह कहीं भी एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, पूर्ण कनेक्शन बनाते हैं, तो आप वो व्यक्ति हैं जो अपने परिवार की अकेले काया पलट कर सकते हो। कि 3 6 10 11 उपचय है। काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली कहलाती है। मेष लगन की कुंडली में बुध ग्रह तीसरे और छठे का मालिक है और शनि ग्रह 10वें और 11वें घर के मालिक है। यानी अगर मेष लगन की पत्रिका किसी की है और शनि बुध उसके एक साथ बैठ गए हैं या एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को, पूर्ण दृष्टि से या तो एक दूसरे को देख रहे हैं या एक साथ बैठ गए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये व्यक्ति एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है और इस व्यक्ति के अंदर जान है कि ये अपने खुद के बल पर कुछ भी कर सकता है। इसको कहते हैं विषम से विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ना, शुरुआत में संघर्ष और अंत में बहुत सफल होना। अधिकतम जिन कुंडलियों में 3 6 10 11 के स्वामी ग्रह एक साथ होते हैं, ऐसे लोग जीवन में 35 वर्ष के बाद ज्यादा राइज करते हैं। ठीक है, ज्यादा राइज करते हैं। तो 3 6 11 और 3 6 10 11 को समझने के लिए थोड़ा सा लॉजिक चाहिए बस, और वो थोड़ा सा लॉजिक आपको मैंने बताया भी है और आपको उसको समझना भी है। कष्ट किसके जीवन में नहीं है, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट हो उसके जीवन में, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, सबके जीवन में कष्ट है, क्योंकि हर किसी के जीवन में 6 8 12 है। और जो 6 8 12 में डुबकी लगा जाता है वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। आपको कभी मौका मिले तो आप श्री अमिताभ बच्चन की कुंडली देखना, उनकी कुंडली के 8वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं। अब आप उस व्यक्ति के जीवन का स्ट्रगल देखिए, उनकी दिनचर्या देखिए, उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, उस व्यक्ति ने अपने आप को कहां से कहां तक सब अपने आप को साबित किया कि बिल्कुल डाउन और कर्जे के बाद भी व्यक्ति ऊपर उठ गया। आप देख रहे हैं उनकी कुंडली में आपको 3 6 11 और 3 6 10 11 के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो ज्योतिष को उसी आधार पे हमें समझना है। हमारे पास जो भी व्यक्ति कुंडली दिखाने आएगा वो व्यक्ति ऑलरेडी कहीं ना कहीं समस्या या परेशानी में होता है। हमें उसको और परेशान नहीं करना है, हमें उसको चीजों को बताना भी है और हमें उनकी समस्याओं से बाहर भी निकालना है, उसको मोटिवेट भी करना है और चीजों को ईमानदारी से बताना, ना कि उसको ठगाई के हिसाब से बताना है। अब हमारे अगले भाव आते हैं, शास्त्र में इनको पनफर भाव कहा गया। पनफर भाव ज्योतिष शास्त्र में दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां भाव होता है। पनफर भाव ये जस्ट जो केंद्र के भाव होते हैं ना, अभी मैं केंद्र त्रिकोण के बारे में भी आपको बताऊंगा, वो तो एक बहुत बेस भी है हमारा। तो पनफर भाव, या अगर पनफर भावों से पहले अगर मैं केंद्र भावों को समझाऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम अभी पनफर को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, हम केंद्र भावों के बारे में बात करते हैं। केंद्र भाव शास्त्र कहता है कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र भाव है। केंद्र मतलब सेंटर,
सेंटर मतलब कि किसी भी हॉरोस्कोप में कोई भी कुंडली इन 4 मेन पिलर के ऊपर टिकी हुई है। आप समझिए कि बहुत बड़ा लेंटर है, उसके 4 स्तंभ है। वो 4 स्तंभ पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव है। क्योंकि पहला भाव लग्न है। अगर हम लग्न को थोड़ी देर के लिए वरीयता दे दें कि भाई लग्न के ऊपर कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो सर्वोपरि है, इसको कोई नाम ही मत दो। इसको आप कहो कि ये स्वयं ब्रह्मा है, ना आदि है ना अनंत है। तो पहले भाव को छोड़कर अगर हम मेन केंद्रों पे जाएं तो चौथा भाव केंद्र है, 7वां भाव केंद्र है और 10वां भाव केंद्र स्थान कहलाता है। चौथा भाव नॉर्मल केंद्र है, चौथे से बली 7वां भाव है और 7वें से बली 10वां भाव है। यानी सबसे कमजोर केंद्र चौथा है और सबसे कम मजबूत केंद्र भाव 10वां भाव है। शास्त्र में इसको विष्णु स्थान कहा गया है कि चौथा, 7वां, 10वां एक मुख्य केंद्र स्थान है, जिसमें पहले को भी वरीयता दी गई है कि केंद्र स्थान 4 होते हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, लेकिन हम मेनली 3 को मान के चलते हैं। उसको मैं अभी आपको रीजन बताऊंगा आगे भी कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव ये विष्णु स्थान कहलाते हैं। अब चौथे, 7वें और 10वें के कारकत्व मैंने जो आपको बताए थे उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई चौथे के कारकत्व ये बताए थे, 7वें के ये बताए थे, 10वें के ये बताए थे, और इसमें तो सब अच्छा अच्छा सही है सारा। तभी तो ये विष्णु स्थान है कि इसमें बैठे हुए ग्रह जीवन में आनंद देते हैं, तरक्की देते हैं, समृद्धि देते हैं, फायदा देते हैं, लाभ देते हैं, यश देते हैं, मान सम्मान देते हैं। कि चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, राजनीति, जनता। 7वां घर पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, मान सम्मान। 10वां घर कर्म, कार्य क्षेत्र, यश, मान सम्मान, प्रसिद्धि, कीर्ति, हमारे कर्म। इसलिए शास्त्र में इनको विष्णु स्थान भी कहा गया है कि ये एक पिलर है किसी भी हॉरोस्कोप के। इनको स्ट्रांग होना जरूरी है, मकान का पिलर मजबूत होना जरूरी है। इसलिए 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस मजबूत होने जरूरी है, इसको आप ये मान सकते हैं। अब इन्हीं से अगले जो जुड़े हुए भाव हैं वो आते हैं त्रिकोण भाव। उसमें भी पहला, 5वां और 9वां। हमने अभी केंद्र भाव देखे थे, हमने देखा था चौथा भाव जो लगन से चौथा है, लेकिन चौथे से चौथा कौन सा है? 7वां। और 7वें से चौथा कौन सा है? 10वां। तो ये क्या हुए? ये एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं कि चौथे से चौथा यानी सुख से सुख और 7वें से चौथा मेरे कर्म का चौथा भाव। इसलिए केंद्र भाव अपने आप में एक दूसरे के पूरक हैं। त्रिकोण भाव किसी भी जन्म पत्रिका के मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव और विष्णु स्थान यानी केंद्र स्थानों से भी बली भाव कौन है? त्रिकोण भाव। अब हाँ, त्रिकोण भाव में मैं अब लगन को वरीयता दे सकता हूं क्योंकि केंद्र में 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव हैं, तो 1, 5, 9 त्रिकोण भाव भी। और मैंने कहा था कि लगन को सबसे पहले वरीयता दूंगा कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी पत्रिका की शुरुआत भी हमें ऐसी करनी चाहिए, लगन को देखो, लग्नेश को देखो, वही जीवन में बहुत सारी चीजें बता देगा आपको कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, किस स्तर तक हो सकता है। तो ये चीजें कहां से आती हैं? इन्हीं चीजों से कि पहला भाव और 5वां और 9वां भाव, इसको लक्ष्मी त्रिकोण भाव कहा गया। कि जो लोग घर पे बैठे हैं, आनंद से जीवन जी रहे हैं, पैदा ही करोड़पति हुए हैं, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जो चाहा वो प्राप्त कर लिया, जहां हाथ डाला वहां से सोना निकाल लिया। तो आप हॉरोस्कोप को देख लेना, उनके पहले, 5वें और 9वें घर के स्वामी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसको कहते हैं भगवान की कृपा। जैसा मैंने कहा था, 5वां भाव आत्मा का प्रवेश, पहला भाव आत्मा वहां रह रही है, 9वां घर आत्मा वहां से निकल जाती है। तो 159 एक लक्ष्मी त्रिकोण भाव है। इनको केंद्रों को अगर कहा गया विष्णु स्थान, तो त्रिकोणों को कहा गया लक्ष्मी स्थान। यानी यहां और यहां से बैठे हुए ग्रह या इनसे संबंधित बैठे हुए ग्रहों की दशाएं आपको लक्ष्मी देती है। और लक्ष्मी तो हमेशा वहीं आती है कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना,
और जहां कुमति वहां विपत्ति नाना। कि भैया सुमति, मेरी बुद्धि काम कर रही है ठीक, सद्बुद्धि है तो संपत्ति, और पंचम भाव बुद्धि है तो संपत्ति है। अगर ये लगन से पंचम है तो ये पंचम से पंचम है, और ये नवम से पंचम है। ये है 159 ट्रायंगल, इसको कहते हैं एक सॉलिड ट्रायंगल। के इन भावों में बैठे हुए ग्रह, इनसे संबंधित ग्रह, इनकी दशा, आने वाली दशाएं लाइफ में राइज कराती है। अगर कुंडली में 159 के लॉर्ड यानी पहले 5वें 9वें घर के स्वामी अगर बली हैं तो उस हॉरोस्कोप में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि ये तो कुछ भी नहीं करता या थोड़ा सा एफर्ट्स करता, पता नहीं कहां से कहां निकल जाता। तो ये है 1, 5 और 9, इसको कहते हैं व्यक्ति भोगने के लिए आया है। कि जिसके केंद्र त्रिकोण बली है वो राजा का जीवन भोगने के लिए आया है। लोग बाग उसको देख देख के चिढ़ते हैं कि कुछ नहीं करता, पता नहीं फिर भी ऐसा क्या है, और जब कर्म करने चला तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। बहुत से लोग आपने देखे होंगे राजाओं के घर में पैदा हुए, राजसिक जीवन दिए, राजनीति में उतर गए, लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं। ऐसा ही होता है, वो लोग ऐसे ही योग लेकर पैदा होते हैं। और वो कितनी भी विषम परिस्थितियों में भी पैदा होने वाला इंसान हो, अगर वो पैदा हुआ है और ऐसे योग लेके पैदा हुआ है तो उस परिवार की तकदीर बदल देगा। अब इसको थोड़ा सा समझो कि एक नॉर्मली एक मजदूर है, एक रिक्शा चालक है, उसके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया ऐसे ग्रह नक्षत्रों, तो एक बात तो सीधी है, उसका फादर ये सोचेगा यार मैं रिक्शा चलाता हूं तो मेरे बच्चे के पास 5 रिक्शा हो जाए, या मेरे बच्चे के पास रिक्शा छोड़ो एक गाड़ी हो जाए, ये गाड़ी चलाए। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाए तो और कुंडली में ऐसे राजयोग हो तो क्या होता है, वो गाड़ियों की नहीं सोचता, वो शुरुआत गाड़ी से करता है, गाड़ी से उससे बड़ी गाड़ी, फिर ट्रक, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर पता लगा उस व्यक्ति के अपने खुद 100 ट्रक है, बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट है, टू ट्रेवलिंग्स का काम है। ये चीजें कहां से आती हैं, ये यहीं से आती हैं। और आपने बहुत लोग देखे होंगे कि बड़े गरीब परिवार से है व्यक्ति, कहां से कहां पहुंच गया, कि इसके फादर ये काम करते हैं और ये बच्चा क्रिकेट में देखो कहां पहुंच गया। तो योग लेकर पैदा हुए हो तो भोगोगे जरूर। अब आते हैं पनफर भाव। केंद्र त्रिकोण को समझा तो हमने देखा दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां भाव, इनको पनफर भाव कहा जाता है। पनफर का मतलब है ये हमारे जो केंद्र भाव हैं 1, 4, 7, 10, इनसे जस्ट अगले भाव है। जैसे पहले से अगला दूसरा, चौथे से अगला 5वां, 7वें से जस्ट दूसरा जो है वो 8वां है, और 10वें से अगला। तो 2, 5 और 8, 11 ये पनफर भाव है। इनको भी ज्योतिष शास्त्रों में शुभ कहा गया है, और ये संचय और स्थिरता रख सकते हैं। ऐसे ग्रह की दशा भी लाइफ में कुछ देने वाली संभव होती है। इसलिए ये पनफर भाव केंद्र त्रिकोण जितने स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन उनसे कुछ स्ट्रांग है, ठीक है, उनके तुलना में थोड़े कम स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग है। इसलिए 2, 5, 8, 11 पनफर भाव भी होते हैं। अब इसमें भी आप देखिए तो अच्छे भावों में आप देखो तो दूसरा घर धन, 5वां घर लक्ष्मी त्रिकोण, 11वां घर आमदनी, तो उसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हमारे अगले जो भाव आते हैं वो आते हैं अपोकिलम भाव। अपोकिलम भाव, ये भाव पनफर के बाद आते हैं, इसलिए इनको बहुत बढ़िया नहीं कहा गया। 3, 6, 9 और 12 ये क्या है, पनफर भावों से अगले अगले भाव है। तो दूसरा भाव पनफर है, उससे अगला भाव तीसरा, 5वां भाव पनफर है, उससे अगला भाव छठा, 8वें से अगला 9वां और 11वें से अगला 12वां। इसलिए अगर सबसे बली है तो त्रिकोण है, त्रिकोण से कम बली है तो केंद्र है, केंद्र से कम बली है तो पनफर है, पनफर से कम बली है तो अपोकिलम है। ग्रह के त्रिकोण में बैठे हैं उनकी दशा ज्यादा राइज देगी, ग्रह केंद्र में बैठे हैं उनकी दशा उससे कम राइज देगी, ग्रह पनफर में बैठे हैं और कम, अपोकिलम में बैठे हैं और कम। तो ये इनकी तुलना है, तो इनको तुलनात्मक रूप से उतनी कमजोरी प्रदान कर दी गई है, ठीक है। तो वो चीजें आपको यहाँ
समझनी है कि भी कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हैं। अब मैंने आपको भाव बता दिए कि ये वाले वो भाव कहलाते हैं। इन भावों में ये चीजें मिलती हैं। इनमें बैठे हुए ग्रह की दशा अंतरदशाएं जब आती हैं तब वो फल देते हैं। इनके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उनकी दशा अंतरदशा आ जाती है तब वो फल देते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो आपको बताए हैं वो विशेष तौर पे मारक भाव क्या होते हैं, केंद्र त्रिकोण क्या होते हैं, त्रिषणाय भाव क्या होते हैं, उपचय भाव क्या होते हैं, पनफर क्या होते हैं, अपोकिलम भाव क्या होते हैं, इनको क्यों कहा गया है, ये सब कुछ, और इनसे हम क्या क्या देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आगे बढ़ेंगे। इसकी तैयारी आप लगातार करते रहिए। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। और ज्योतिष तो एक रिसर्च का विषय है। अब रिसर्च में इतना ही है, अगर मैं कह रहा हूं 11वां भाव लाभ का है, तो आप अपने जीवन में ये, अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है या उसके घर परिवार में किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ गई या उसको पहली नौकरी लग गई या फिर उसको प्रमोशन हो गया, तो यानी उसको कुछ प्राप्त हुआ। और प्राप्त कहां से होता है? 11वें घर से प्राप्त होता है। अब 11वें घर से प्राप्त होता है तो आप देखो कि आपको पहली नौकरी जब कब लगी, आप लिख लो वो डेट। फिर आप इतना तो जानते हैं कि कौन सी दशा अंतरदशा कहां से चलती है और कैसे चलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके 11वें घर में लिखा हुआ है 9 नंबर, और 9 नंबर का मतलब क्या है? बृहस्पति। तो आप लिख लो कि भी 9वें, मेरे 11वें घर के स्वामी गुरु हैं, और गुरु मेरे लाभ के स्वामी, यानी जीवन में अगर मुझे जब भी कभी लाभ मिलेगा तो जरूर उसमें गुरु का इन्वॉल्वमेंट होगा। या तो गुरु की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी, यानी बिना इसके मुझे आमदनी नहीं मिलेगी। तब आप देखना, पहली नौकरी मिली तो क्या गुरु की महादशा अंतर प्रत्यंतर थी? प्रमोशन हुआ तो क्या ऐसा था? तरक्की मिली तो क्या ऐसी थी? सम्मान मिला तो क्या गुरु का इन्वॉल्वमेंट था? या जो ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही थी, गुरु उनके साथ बैठे थे या उनको देख रहे थे? क्योंकि उसका काम लाभ देने का है। तो इन चीजों से आप सीखते हो कि बहुत बढ़िया राइज मिला तो क्या पहले 5वें 9वें के बारे में अभी हमने बताया कि भी लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाव है। हमने केंद्र भाव भी बताए कि चौथा घर मेरा केंद्र है, चौथे घर से भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होती है, कि मुझे कभी अगर प्रॉपर्टी मिली तो क्या चौथे घर में बैठे हुए ग्रह की दशा में मिली या उसके स्वामी ने मुझे प्रॉपर्टी दे दी। तो ये चीजें क्या है, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए कि आपको भाव पता लग गए 12 भावों में क्या क्या होता है। एक बड़ा सा चार्ट ले लो, उस चार्ट पे लिख लो सबको। ये चीजें मैंने बेसिक से खुद तैयारी की है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा चार्ट बना लो, चार्ट पे कुंडली बना लो, उस पे लिख लो, प्रिंट आउट निकाल लो, उस पे लिखो पहले भाव में ये, दूसरे भाव में ये। फिर एक और चार्ट बना लो कि इसको पनफर भाव कहा गया, इसको अपोलिम कहा गया, या ये केंद्र है, त्रिकोण है। तो आपकी रिसर्च भी शुरू हो जाएगी और आपको पता भी लग जाएगी। और कृपया करके घर परिवार के लोगों की कुंडली ना देखें, बिल्कुल ना देखें। अभी से देखना है तो किसी थर्ड पर्सन की कुंडलियों को उठाओ, उनसे पूछो तुम्हारी तरक्की कब हुई, तुम्हारा प्रमोशन कब हुआ। वो देखोगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। परिवार के लोगों की मत देखना, अदरवाइज कुछ भी नेगेटिव आ जाएगा तो बहुत चिंता में पड़ जाओगे, दुखी हो जाओगे। पहले दिन से ही शुरुआत हुई नहीं और उससे पहले ही आपको परेशान होना शुरू हो गया। तो ये था हमारा एक आज का विषय। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर भावों से संबंधित कुछ और नया और इंटरेस्टिंग आपके लिए लेकर आएंगे। जय श्री राम।